शेख चिल्ली को वहम हो गया कि उनके सर पर मिट्टी का घड़ा रखा है। इस ख्याली घड़े को हर वक्त दोनों हाथों में संभाले और टूटने से बचाने की फिक्र में रहते। कमरे या घर के दरवाजे से निकलते तो बड़ी एहतियात बरतते, घुटनों को खम देकर आहिस्ता आहिस्ता चलते कि कहीं घड़ा चौखट से टकरा कर टूट ना जाए। अलबत्ता चलते तो फूंक फूंक कर कदम रखते कि किसी का धक्का या खुद उन्हें ठोकर ना लग जाए और घड़ा ज़मीन पर आ रहे। शेख चिल्ली की इस बीमारी से उनकी अम्मा बहुत परेशान थीं। लाख समझाती कि कोई घड़ा वड़ा नहीं है तेरे सर पर, मगर शेख चिल्ली ना मानते। है क्यों नहीं है? बोझ से हमारी गर्दन टूटी जाती है और तुम कहती हो घड़ा सर पर नहीं है। अम्मा, अपनी आंखों का इलाज करवाओ, जो इतना बड़ा घड़ा भी नहीं देख सकती, वो चीख उठते। बस खाना खाते और सोते वक्त वो ख्याली घड़ा उतार कर करीब रख लेते, वरना हर जगह हर वक्त सर पर ही उठाए फिरा करते। एक रोज़ बाज़ार जाने को घर से निकले। गली का मोड़ मुड़कर सड़क पर आए ही थे कि एक नौजवान तांगे वाला तांगा भगाता हुआ गुजरा। टक्कर होते होते बची। शेख चिल्ली लड़खड़ा गए और ख्याली घड़े को मजबूती से सर पर जमाते हुए चिल्लाए, अरे बदबख्त, क्या तेरी सास की बारात निकली जा रही है कि यूं दीवानों की तरह टांगा भगाए जा रहा है? अभी हमारा घड़ा फूट जाता। तांगे वाला तो क्या सुनता, वो इतनी देर में कहीं का कहीं निकल गया था। करीब ही एक शरीर लड़का खड़ा ये मंजर देख रहा था। हैरत से बोला, घड़ा? कौन सा घड़ा फूट जाता? शेख चिल्ली ने गुस्से से लड़के को घूरा और बुरा सा मुंह बनाकर बोले, यही जो हमारे सर पर है, और कौन सा? इतना बड़ा घड़ा दिखाई नहीं देता? आंखें हैं या बटन? लड़का समझ गया कि ये कोई पागल है। उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। इस दौरान कुछ और लड़के भी वहां आ गए थे। सब शेख चिल्ली के पीछे लग गए। तोड़ दो, इसका घड़ा तोड़ दो। वो नारे लगाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगे। शेख चिल्ली की हालत देखने वाली थी। दोनों हाथों से ख्याली घड़ा संभाले पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। घड़े के गिर जाने का खौफ उन्हें भागने भी ना देता था। कुछ लोगों ने डांट डपट कर लड़कों को भगाया। शेख चिल्ली बजाय बाजार जाने के हाँफते कांपते घर लौट आए। घड़ा सर से उतार कर एहतियात से एक तरफ रखा और निढाल से चारपाई पर गिर पड़े। उनकी अम्मा परेशान होकर दौड़ी दौड़ी आईं। क्या हुआ मेरे बच्चे को? तबीयत तो ठीक है तेरी? उन्होंने शेख चिल्ली की पेशानी पर हाथ रखते हुए पूछा। अरे अम्मा, ना पूछो क्या हुआ, शेख चिल्ली रूहान सी आवाज़ में बोले। न जाने सारी दुनिया हमारे घड़े के पीछे क्यों पड़ गई है। आज तो उन शैतान के चेलों ने फोड़ ही डाला था, अगर कुछ भले लोग उन्हें भगा ना देते। उसी वक्त शेख चिल्ली की खाला घर में दाखिल हुई। शेख चिल्ली की हालत देखकर वो भी परेशान हो गईं। माजरा सुनकर शेख चिल्ली की अम्मा से बोली, ए बाजी, मुझे लगता है साया हो गया है इस पर, किसी मौलवी को दिखाओ। फिर कुछ सोचने के बाद कहा, हमारे मोहल्ले में एक हकीम जी हैं, बड़े नेक हैं, बहुत शिफा है उनके हाथ में, रूहानी इलाज भी करते हैं, उन्हीं के पास ले चलो। अगले रोज़ दोनों बहनों ने शेख चिल्ली से हकीम के पास चलने को कहा तो वो फैल गए कि हम तो नहीं जाएंगे। दोनों बहनों ने समझाया तो बोले, क्यों जाएं हम हकीम के पास? न बुखार, न खांसी, न कुछ और। तुम लोगों को कोई बीमारी है तो तुम चली जाओ, हमें क्यों ले जा रही हो? दोनों बहनों ने बहुत मिन्नत समाजत की तो बिलाखिर राज़ी हो गए। हकीम साहब ने पूरा हाल सुना। उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शेख चिल्ली की माँ से बोले, तो आपके ख्याल में आपके बेटे को वहम है कि इसके सर पर कोई घड़ा रखा है? जी हकीम जी, अम्मा ने जवाब दिया। और इस वहम से ये खुद ही नहीं, हम सब भी बहुत परेशान हैं। और हमारी ये बहन तो कहती है कि इस पर कोई साया हो गया है। बराए मेहरबानी कुछ कीजिए। मगर बहन, हकीम साहब की मुस्कुराहट गहरी हो गई, हमारा ख्याल यह है कि वहम आपके बेटे को नहीं, खुद आपको हो गया है कि इसके सर पर कोई घड़ा मौजूद नहीं है। घड़ा तो वाकई रखा हुआ है इसके सर पर। हकीम साहब की बात से शेख चिल्ली की अम्मा और खाला पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, मगर शेख चिल्ली खुशी से उछल पड़े और फ़ौरन ही ख्याली घड़े को दोनों हाथों से संभालते हुए बोले, देखा, हम न कहते थे हमें कोई वहम नहीं है, तुम लोगों की बीनाई कमज़ोर है।
اب تو حکیم جی بھی کہہ رہے ہیں، بولو اب کیا کہتی ہو؟ دونوں بہنوں کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، وہ کیا کہتی؟ حکیم صاحب نے شیخ چلی کو اگلے روز شام کو اکیلے آنے کو کہا، اور جب یہ لوگ چلے گئے تو اپنے ملازمین کو بلا کر کچھ ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کل شام سامنے والے نیم کے درخت کے نیچے 2 کرسیاں لگا دی جائیں۔ پھر ایک ملازم کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ایک خالی گھڑا لے کر درخت پر بیٹھ جائے، اور دوسرے کو ذمہ داری سونپی کہ وہ ایک ڈنڈا لے کر درخت کی آڑ میں کھڑا رہے، اور شیخ چلی سے گفتگو کے دوران جب وہ اشارہ کریں تو دبے پاؤں آ کر شیخ چلی کے سر سے کچھ اوپر اس طرح ڈنڈا گھمائے گویا ان کے سر پر دھرے گھڑے کو نشانہ بنایا ہو۔ اسی وقت درخت پر بیٹھا ہوا ملازم گھڑا نیچے پھینک دے۔ اگلے روز شام کو شیخ چلی مطب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب واحد آدمی تھے جنہوں نے شیخ چلی کے سر پر گھڑے کی تصدیق کی تھی، اس لیے وہ حکیم صاحب سے بہت خوش تھے۔ حکیم صاحب انہیں ساتھ لے کر درخت کے نیچے کرسیوں پر جا بیٹھے۔ باتوں کے دوران اشارہ کرنے پر درخت کی آڑ میں چھپے ملازم نے شیخ چلی کے پیچھے پہنچ کر ان کے سر کے اوپر ہوا میں ڈنڈا گھمایا۔ اسی وقت درخت پر بیٹھے ملازم نے گھڑا نیچے پھینک دیا، جو گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ارے ارے یہ کیا؟ حکیم صاحب نے گھبرا جانے کی اداکاری کی۔ میرے معزز مہمان کا گھڑا توڑ ڈالا؟ ٹھہر جاؤ بدماش! وہ چیختے ہوئے کرسی سے اٹھے، مگر ڈنڈے سے وار کرنے والا ملازم اتنی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ بھاگ گیا کمبخت، ہاتھ آ جاتا تو؟ حکیم صاحب 2-4 قدم دوڑنے کے بعد رک کر بڑبڑائے اور واپس شیخ چلی کے پاس آئے، جو حیران و پریشان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ حکیم صاحب نے شیخ چلی کے کاندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، شیخ چلی نے چونک کر جواب دیا۔ مگر افسوس، آپ کا گھڑا پھوٹ گیا، نہ جانے کون بدماش تھا وہ۔ حکیم صاحب نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، پتہ نہیں کون تھا، شیخ چلی نے کہا، اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، چلیے اچھا ہی ہوا، ہر وقت سنبھالنا پڑتا تھا، جان چھوٹ گئی۔ حکیم صاحب مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ اس کہانی کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔